हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा आपको इस चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप इस चैनल पे बायोलॉजी के पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में फिजिक्स के भी पिछले 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कराने से पहले मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं। देखो, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कम एफर्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप 43, 44, इवन 45 क्वेश्चन तक सही कर सकते हो। और इसका एग्जांपल मैं खुद हूं। मेरे नीट में 43 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन सही हुए थे और 2 क्वेश्चन इस वजह से गलत हुए थे कि मैंने उन 2 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा नहीं था, बाय मिस्टेकन वो गलत हो गए थे। तो आप समझो कि केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसके अलावा जो थियरी से रिलेटेड होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2 इन 4 आयन इज। क्वेश्चन समझ पाए आप कि पेंट 2 इन 4 आयन में ये पूछ रहे हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लो पेंट 2 इन 4 आयन का। तो ये हो गया 5 कार्बन का आपका स्केलेटन। दूसरे कार्बन पे क्या है, इन है, और फोर्थ कार्बन पे क्या है, आयन है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आप लगा लोगे। ठीक है, बाकी इसकी वैलेंसी आप सर्टिफाई कर लो हाइड्रोजन से। ये हो गया हाइड्रोजन एक यहाँ पे, इसकी 4 हो गई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पेंट 2 इन 4 आयन। क्लियर। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा। तो काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। ठीक है, चलो सिग्मा बॉन्ड देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 10। ठीक है, पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। एक पाई बॉन्ड ये हो गया और दो पाई बॉन्ड ये हो गया। टोटल कितने हो गए, पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। ठीक है, तो इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड 10 हो गए, पाई बॉन्ड 3 हो गए। क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कितने 10 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, ये 4 ऑप्शन वाले कार्बोकैटायन दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है। तो देखो, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं 4 जान एटम से। 4 जान एटम, ठीक। इसके बाद हम किससे चेक करेंगे, रेजोनेंस से। उसके बाद किससे चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, और उसके बाद किससे चेक करते हैं, आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से। क्लियर। मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी में हमारा क्या होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी में होगा 4 जान एटम चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम रेजोनेंस से चेक करते हैं, फिर उसके बाद किससे चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से, फिर आई इफेक्ट से। क्लियर। तो पहले देखो 4 जान एटम की बात करें, पहले क्राइटेरिया पे हम चेक करें। तो देखो 4 जान एटम सब पे सेम है, कार्बन पे है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सब पे 4 जान एटम तो सिमिलर है। क्लियर। 4 जान एटम तो सेम है, तो 4 जान एटम सेम है तो इससे तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, तो इसको नहीं यूज करेंगे। जैसा कि आप देखो सभी क्या है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन है, इस वजह से इसमें रेजोनेंस तो है नहीं, तो इसमें रेजोनेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तब फिर किससे चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करेंगे। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे चेक होगा, जैसा कि आपको पता है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, मतलब जिस कार्बोकैटायन में जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा कार्बोकैटायन वो स्टेबल होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन उस कार्बोकैटायन में ज्यादा होगा जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। क्लियर? तो सब में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लें, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो ग्रुप है इसके बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और उससे जो अटैच हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो, इस वाले कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो यहां तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वाले कार्बन पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? अब देखो इधर वाले कार्बन पे, इधर वाले कार्बन पे कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी देखो, यहाँ कितने हैं? 2। इस वाले, अरे ये भी अल्फा होगा, इस पे कितने? 2, और इस ये वाले भी अल्फा, इस पे भी 2, तो टोटल कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस पे आते हैं, इसके बगल वाला कार्बन क्या? अल्फा, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये देखो 3 इधर, और ये भी तो अल्फा होगा, इधर 2, टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है, इधर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, डी वाले ऑप्शन में देखो, तो है नहीं कोई अल्फा कार्बन, ये अल्फा होगा। ठीक है, ये अल्फा होगा, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2, तो इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। क्लियर? अब देखो आप इन चारों ऑप्शनों में देखो तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किससे? थर्ड वाले के पास है, ये सबसे ज्यादा है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, और जब हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा इनमें? सी वाला ऑप्शन वाला, क्योंकि भाई इसी के पास क्या है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये जो ग्रुप दिए गए हैं इनमें ये पूछ रहे हैं कि माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखो जो माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, इसका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका माइनस आई पावर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो आते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन में। देखो फर्स्ट ऑप्शन में पहले फ्लोरीन है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, तो ये तो सही है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस वजह से उसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा। उससे कम ऑक्सीजन की तो उससे कम ऑक्सीजन आएगा, उससे कम नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन आएगा। क्लियर? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, इसमें भी सेम ऑर्डर है, फ्लोरीन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, नाइट्रोजन इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। सी वाले ऑप्शन में आते हैं। सी वाले ऑप्शन देखो, फ्लोरीन की ऑक्सीजन से कम बोल रहे हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका माइनस आई पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। लास्ट वाले ऑप्शन में भी क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन की ज्यादा है, फ्लोरीन की कम है, तो इस वजह से ये भी गलत है। तो कौन से हमारे ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला भी ऑप्शन सही है और सेकंड वाला भी ऑप्शन सही है, तो हमारे आंसर क्या होंगे? ए भी होगा और बी भी होगा। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू मोर स्टेबल। यही क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ कार्बोकैटायन दिए गए हैं, उसमें क्या पूछ रहे हैं? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो ये NO2 ग्रुप लगा है ये कौन सा है? ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इसका काम क्या होता है? ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है? डीस्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो ये ग्रुप में सब में लगा है। क्या सारे मॉलिक्यूल में देखो रेजोनेंस है? बिल्कुल।
इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। क्लियर? तो देखो जो रेजोनेंस होता है ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, मतलब रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका जो इफेक्ट है, रेजोनेटिंग इफेक्ट है, वो सारे कार्बोकैटायन पे सिमिलर होगा। तो हम इससे डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है। लेकिन आपको पता है NO2 क्या होता है? अरे माइनस आई ग्रुप है, वो भी स्ट्रांग माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है माइनस आई इफेक्ट। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? कम होगा, और डिस्टेंस कम होगी तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। क्योंकि ये माइनस आई पावर वाला ग्रुप है तो आपको पता है ये क्या करेगा, अगर ये जितना ज्यादा कार्बोकैटायन के पास रहेगा तो वो उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, और जितना ये कार्बोकैटायन से दूर रहेगा तो वो उसको कम डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब वो उसके कंपेयर में मोस्ट स्टेबल होगा। समझ गए आप? तो देखो ऑप्शन बी और डी में देखो NO2 ग्रुप के जस्ट पास कार्बोकैटायन है। ठीक है, मतलब इस कार्बोकैटायन के जस्ट नियरेस्ट NO2 ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? इसको ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो बी और डी ऑप्शन दोनों क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे। समझ गए आप? बी भी और डी भी ये दोनों लेस स्टेबल होंगे। अब आते हैं इन दोनों में। अब इन दोनों को देखो आप, इन दोनों में देखोगे आप तो इसको कहोगे कि चलो ये इस वाले NO2 ग्रुप से थर्ड कार्बन पोजीशन पे है, ये फोर्थ कार्बन पोजीशन पे है, तो इससे क्या होगा? ये इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इस वजह से ये स्टेबल होगा। ये भी लॉजिक एक हद तक सही कह सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट उपाय ये है कि इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे तो एकदम बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम फर्स्ट वाले ए वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, कैसे? ये बॉन्ड यहाँ रोटेट होगी, पॉजिटिव चार्ज वहां चला जाएगा। क्लियर? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां बना रहे हैं, देख लो आप। ठीक है, ये हो गया NO2, ये बॉन्ड यहाँ रोटेट हुई है तो ये बॉन्ड यहाँ रोटेट होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ये रहा और ये रहा Y और ये H। क्लियर? देखो जैसे ही आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, क्या ये B के जैसा हो गया? बिल्कुल। तो क्लियर हो गया कि ये भी एक्चुअली B ही है, B का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये भी क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। अब आते हैं C वाले पे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, देखो आप, ये बॉन्ड यहाँ रोटेट करेगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा, HY। ये बॉन्ड यहाँ रोटेट किया, ये बॉन्ड यहाँ रोटेट किया तो बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, ये रहा NO2 ग्रुप। क्लियर? अगर दोबारा आप इसको रेजोनेट कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ रोटेट होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। दोनों केसों में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो NO2 ग्रुप से क्या हो रहा है? ये दूर ही रह रहा है कार्बोकैटायन। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा तो माइनस आई पावर कम, और माइनस आई पावर कम तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। इसलिए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा? C। ये होगा आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following molecules represents the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right atoms। मतलब ये चार ऑप्शन दिया है इन्होंने और पूछ रहे हैं कि किसका हाइब्रिडाइजेशन लेफ्ट से राइट जाने पे पहले वाले कार्बन का sp2, दूसरे का sp2, तीसरे का sp और चौथे का sp। कि देखो अगर कोई न्यूट्रल कार्बन एटम है और वो ट्रिपली बॉन्डेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। ठीक है, अगर डबली बॉन्डेड न्यूट्रल कार्बन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और अगर वो सिंगली बॉन्डेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। ठीक है, इस वाले कार्बन का देखो ट्रिपली बॉन्डेड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। इसका sp, ये भी ट्रिपली बॉन्डेड है sp, ये भी ट्रिपली बॉन्डेड है sp। ठीक है, अब सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का क्या होगा? sp2, सेकंड sp2, थर्ड sp, फोर्थ sp। अब आते हैं सी वाले ऑप्शन पे। सी वाले ऑप्शन का देखते हैं।
इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, डबली बॉन्डेड है sp2 sp2, डबली बॉन्डेड है, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2, ठीक है। इसका देख लो आप, इसका निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड है sp3, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइज जाने पे क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, sp2 sp sp। इन ऑप्शन में देख लो, सेकंड वाले ऑप्शन में देखो आप, sp2 sp2 sp sp, ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। लेफ्ट का क्या होना चाहिए, sp2 फिर sp2 फिर sp sp, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी होगा, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने वाला मेथड कौन सा है। तो बेटा ये होता है आपका स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन से और भी मतलब प्यूरिफिकेशन होता है, उसके लिए मैं एक ट्रिक्स आपको बता दूं, वो है आपका आंट कट्स, ठीक है। आंट कट्स इसकी एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लो तो आसानी रहेगी आपके लिए। इसमें यस किसके लिए स्टैंड करता है, यस होता है आपका स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। ए किसके लिए स्टैंड करता है, ए स्टैंड करेगा किसके लिए, एनिलीन के लिए। एन किसके लिए करेगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक। टी किसके लिए है, टी है आपका टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। सी किसके लिए स्टैंड करेगा, सी होगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और टी किसके लिए है, टॉल्यूइन के लिए, क्लियर। तो स्टीम डिस्टिलेशन से किन किन को प्यूरिफाई किया जा सकता है, एनिलीन को किया जा सकता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल को किया जा सकता है, पैरानाइट्रोफिनॉल को, टर्पेंटाइन ऑयल को, क्लोरोबेंजीन को और टॉल्यूइन को प्यूरिफाई किसके द्वारा करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो, इसको याद कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी। स्टीम डिस्टिलेशन से आर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल को क्या करते हैं, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, और इसका क्या पूछ रहे हैं, आईपीएससी नेम पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले तो इसमें ये चेक करो कि ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, ठीक है। तो जैसा कि देखो बेटा, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप लग रहा है और ये वाला ग्रुप भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ये वाले ग्रुप को अगर ध्यान दो तो ये कौन सा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये वाला कौन सा है आपका, कीटोन है ना। ये एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, समझ पाए आप। जब कोई पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होता है तो उस फंक्शनल का आईपीएससी नेम हम उस ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर से करते हैं, मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर पहले आएगा उसके हिसाब से उस कंपाउंड का नेमिंग किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक टेबल है एनसीईआरटी का, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले प्रायोरिटी में कौन आएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर आपका ईस्टर आएगा, एसिड क्लोराइड आएगा, फिर एमाइड आएगा, फिर साइनाइड आएगा, और ये क्या है, एल्डिहाइड आएगा, देन कीटोन आएगा, ठीक है। समझ पाए आप। तो हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड पहले है, फिर कीटोन है, क्लियर। तो हम चलते हैं दोबारा वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। देख मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन है, एल्डिहाइड है, तो जो हम नेमिंग करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, एल्डिहाइड के बेसिस पे। तो सबसे पहले अब नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर 1 इसको मिलेगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो सेकेंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल, और थर्ड कार्बन पे क्या है, कीटो ग्रुप है। आपको पता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं
उनका नाम हम अल्फाबेटिकल कंडीशन में लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 कीटो, ठीक है, क्योंकि एम और के, तो के पहले आता है, तो ये हो जाएगा 3 कीटो, इसके बाद क्या है 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है ये? 6 कार्बन की, तो उसके लिए कितना यूज करेंगे? हेक्स, ठीक है। और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 4, तो उसके लिए 4, डबल बॉन्ड के लिए क्या? इन यूज करेंगे, और चूंकि ये क्या है? एल्डिहाइड है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सफिक्स अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनर, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा सा बता दूं, उसको आप जान लो। देखो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वो यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्या करने के लिए? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब इलेक्ट्रोफाइल हैज दोज स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या है? मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या ये न्यूट्रल होते हैं, क्लियर। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल का होना मस्ट है, ठीक है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसमें आप देख लो, दो हैं जो हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, पर वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। एक है आपका क्या? हाइड्रोनियम आयन, और दूसरा क्या है? अमोनियम आयन। भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो इनको तो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, पर ये क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि ये इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ भी है नहीं करते हैं। तो समझ आ पाए? एक बार मैं फिर बता दूं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती हैं, और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्लियर? समझ में आया? चलो अब वापस आते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। अब देखो जो इलेक्ट्रोफाइल है, मैं आपको क्या बताया था, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या तो न्यूट्रल होता है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज, गलत, ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये भाई तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, हमारा ऑप्शन गलत। सेकंड आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या है? न्यूट्रल। नहीं, मैं आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोफाइल जनरली होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जनरली न्यूट्रल बोला है, तो ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही, या तो ये न्यूट्रल होंगे या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिवली चार्ज, गलत हो गया भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो न्यूट्रल होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, सी वाला होगा। समझ पाए आप? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। मतलब ये 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं और इनसे पूछ रहा है कि टाटोमेरिज्म क्या होता है, मतलब कौन सा टाटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो देखो टाटोमेरिज्म के लिए सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा टाटोमेरिज्म यहाँ पे बताऊंगा, उससे अगर आप टाटोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, बस थोड़ा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। टाटोमेरिज्म क्या है,
इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? इन दिस केस एसिडिक हाइड्रोजन चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम and the change in the position of acidic hydrogen position of multiple bond also gets changed। मतलब टाटोमेरिज्म में क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अपनी पोजीशन चेंज करता है और हाइड्रोजन के साथ साथ जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो भी क्या करते हैं? उसके साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। सेकंड पॉइंट समझ गए आप? तीसरा पॉइंट क्या है? आइसोमर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो टाटोमेरिज्म के आइसोमर होते हैं वो दोनों क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? एसिडिक और बेसिक मीडियम एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर टाटोमेरिज्म। मतलब एसिड या बेस टाटोमेरिज्म के लिए कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर मैं टाटोमेरिज्म का पॉइंट समझा दूं आपको। देखो टाटोमेरिज्म क्या होता है? ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन क्या करता है कि वो एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करता है और एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट के साथ साथ जो मल्टीपल बॉन्ड्स है वो भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करते हैं। ठीक है, समझ गए आप? अब आता है कि भाई एसिडिक हाइड्रोजन होता क्या है और किस हाइड्रोजन को हम बोल देंगे कि ये एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। तो इसके लिए एक पॉइंट और है, उसको आप देख लो। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? देखो एसिडिक हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म के लिए उसके दो कैरेक्टर होने चाहिए। पहला कैरेक्टर क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन में अगर आप एसिडिक हाइड्रोजन में अगर कॉन्जुगेट बेस बनता है, जब एसिडिक हाइड्रोजन को आप रिमूव करोगे तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस में होना चाहिए। जैसे यहां देखो आप, इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं आपको। देखो मान लो कि ये कोई कंपाउंड है, हम कह रहे हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो अगर इसको हम रिमूव करेंगे, इसको जब रिमूव करेंगे तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये बन जाएगा क्या? कॉन्जुगेट बेस। जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होना चाहिए? रेजोनेंस में होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है एसिडिक हाइड्रोजन की। तो देखो है ना, ये रेजोनेंस में, बिल्कुल रेजोनेंस में है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है अगर उसको रिमूव करते हैं तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस का चार्ज रेजोनेंस में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि द एटम टू विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड ऑन द एटम व्हेन नेगेटिव चार्ज इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड through resonance out of these atoms at least one should be highly electronegative like oxygen। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जिस एटम से हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो एटम या फिर जो कॉन्जुगेट बेस वाला चार्ज है अगर वो रेजोनेंस के बाद जिस एटम पे जाके ट्रांसफर हो रहा है, इन दोनों एटमों में से कोई एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना मस्ट है। मतलब ये हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच्ड है ये एटम या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेट बेस का वो ट्रांसफर होकर जिस एटम पे जा रहा है इस एटम पे, ये क्या होना चाहिए आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब या तो ये खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो जिससे हाइड्रोजन अटैच्ड है वो, या फिर जिस पे कॉन्जुगेट बेस का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो, इन दोनों में से किसी एक को ऑक्सीजन लाइक होना पड़ेगा। ठीक है, तब वो हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक हाइड्रोजन के लिए कि कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस होना चाहिए तभी वो एसिडिक होगा। दूसरी केस क्या है? दूसरा केस ये है कि जो हाइड्रोजन जिस एटम से बॉन्डेड है या तो वो ऑक्सीजन लाइक हो
या फिर जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसका चार्ज जिस एटम पे ट्रांसफर हो वो ऑक्सीजन लाइक होना चाहिए। ठीक है, समझ गया? यही दो क्राइटेरिया है। चलो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल वाले ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और इससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने क्या बोला था? मैंने आपको बताया था कि टाटोमेरिज्म वही शो करता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। और एसिडिक हाइड्रोजन की कंडीशन क्या थी? एसिडिक हाइड्रोजन की कंडीशन ये थी कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस बने वो उसके साथ क्या हो? रेजोनेंस में हो। और दूसरा, जिस एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड है या तो वो ऑक्सीजन लाइक हो, या तो जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो अगर रेजोनेंस के दौरान ट्रांसफर होके जिस एटम पे जा रहा है वो एटम क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन लाइक होना चाहिए। समझ गए आप? तो देखते हैं फर्स्ट वाले में। देखो आप ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो आप कि ये जो हाइड्रोजन है ये ब्रिज हेड हाइड्रोजन है। जब इसको आप रिमूव करोगे तो ये कौन सा हो जाएगा? ब्रिज हेड जो हाइड्रोजन होता है, ब्रिज हेड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? ब्रेडिक्ट रूल में ये होता है कि ब्रिज हेड कार्बन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से ये एसिडिक नहीं होता है। तो यहाँ भी ब्रिज हेड कार्बन हाइड्रोजन है तो ये भी एसिडिक नहीं है, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। इस वाले हाइड्रोजन को देखो आप, इसको अगर आप रिमूव करोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसके साथ कंजुगेशन में है तो ये चार्ज यहाँ मूव करेगा, तो बिल्कुल इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इस वजह से क्या है? ये टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो कौन टाटोमेरिज्म शो करेगा? ओनली थर्ड शो द टाटोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम न्यूक्लियोफाइल बता दें आप। न्यूक्लियोफाइल दोज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, डोनेट करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल में भी नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा इनके पास क्या हो? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब या तो लोन पेयर हो या तो पाई इलेक्ट्रॉन हो। ये सब एग्जांपल्स हैं। इसमें एक पॉइंट और हम बताएंगे आपको, फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियोफाइल के लिए। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज को क्या कहते हैं? लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल एक लुईस बेस होते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल? कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियोफाइल के लिए करेक्ट नहीं है? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या सही है? बिल्कुल, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स। ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट पर अटैक करता है। बिल्कुल सही, के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जहां कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहीं तो ये अटैक करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही। फाइल नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग का मतलब होता है मांग, मांग का मतलब डिमांड करने वाले। तो क्या न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं, कोई डिमांड नहीं है। इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इनको क्या इलेक्ट्रॉन की डिमांड है? नहीं। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब बताएं नेक्स्ट कि न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। न्यूक्लियोफाइल लुईस एसिड नहीं, ये लुईस बेस होते हैं, क्योंकि एसिड तो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ना, जबकि न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं, लुईस एसिड नहीं कहते हैं। तो इस वजह से हमारा आंसर कौन सा होगा? डी वाला आंसर होगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल? एक एल्कोहल दिया गया है और पूछ रहे हैं कि कौन सा इसका डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये इवन एलिमिनेशन का एग्जांपल है। और इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? वो बनती है आपकी एल्कीन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या है? इवन एलिमिनेशन का एग्जांपल है। इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इसका प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये करो, OH रिमूव होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बन गया। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। और आपको पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। स्टेबल कार्बोकैटायन है तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि जब किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है तो अगर वो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है तो वो रीअरेंजमेंट के द्वारा अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन इसमें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो कार्बोकैटायन बना है वो क्या है? 3 डिग्री है, मोर स्टेबल है। ये रिमूव हो जाएगा तो आप अल्फा हाइड्रोजन कहीं से भी ले सकते हो। यहां से हाइड्रोजन लोगे तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन लोगे तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट केस करें कि हम अगर यहां से रिमूव करते हैं हाइड्रोजन, ये वाले पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, तो ये भी सही है। अगर हम यहां से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस वाले पोजीशन से हम अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये 3 तो इसके डिहाइड्रेशन से पॉसिबल है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर रहे हो, जो कि गलत है। यहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। दूसरा, अगर OH हटता है तो यहां पे मिथाइल ग्रुप थोड़े आ जाएगा, समझ में आया? तो यहां पे मिथाइल ग्रुप क्या होगा? मिथाइल ग्रुप नहीं होगा और ये डबल बॉन्ड भी नहीं होगा। ये तीनों इससे बनेंगे लेकिन ये वाला प्रोडक्ट इससे नहीं बनेगा। समझ में आया? तो हमारा आंसर कौन सा होगा? जी, ये वाला जो है ये डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट नहीं होगा। किसका? इस एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विद मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? ठीक है। अब आपको पता है साइक्लोपेंटेनोन क्या है? ये होता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। साइक्लोपेंटेनोन है, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेनोन। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? मिथाइल लिथियम से। मिथाइल नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां रोटेट होगी, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है साइक्लोपेंटानोइल एनायन, ठीक है। तो जब आप साइक्लोपेंटानोन पे मिथाइल लिथियम की रिएक्शन कराएंगे, साइक्लोपेंटानोइल एनायन बनेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। क्लियर? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन।
तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितनी वैल्यू आएगी वही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू होगी। ठीक है, चलो पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। पाई बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई? 4। लेकिन हमें क्या चाहिए? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मल्टीप्लाई बाई 2, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। 8 पाई इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स? ठीक है, पूछ रहे हैं कि कौन सी स्पीसीज इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 कंपाउंड दिए गए हैं, इन चारों का क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कौन किसके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाले ऑप्शन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए का स्ट्रक्चर ये है, बी का स्ट्रक्चर देख लो आप। बी का स्ट्रक्चर ये है, सी का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, और डी का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो चारों स्ट्रक्चर बना लिया। अब नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड यही काउंट कर लो, 2 2 4, मतलब यहाँ कितना हो गया? 3 सिग्मा 4 पाई। सेम यहाँ भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा, पाई कितने? 2 2 4, 4 पाई। नेक्स्ट इसमें काउंट करो, कितने हो जाएंगे सिग्मा? 1 2 3 4 और एक इधर वाला 5, कितने हो जाएगा सिग्मा? 5 पाई 1। ठीक है, यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4, सिग्मा की वैल्यू कितनी? 4, 1 2 3 4, पाई की वैल्यू कितनी? 4। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वल नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? सिग्मा या पाई बॉन्ड। इस वाले में देखो 4 सिग्मा भी है और 4 पाई भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा डी, XeO4। इसमें 4 सिग्मा भी है और 4 पाई भी है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा है जो टाटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में देखो, क्या अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है, इसको रिमूव करोगे कॉन्जुगेट बेस बनेगा। एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए टाटोमेरिज्म शो करेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी अल्फा है, तो इसलिए ये भी शो करेगा। तो ये दोनों तो शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। जब कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो क्या टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा? नहीं, ये टाटोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन शो करेगा? ये वाला हाइड्रोजन शो करेगा। आप कहोगे कैसे शो करेगा? देखो, जब इसको रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस क्या इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है ना? तो ये क्या करेगा? इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करेगा तो ये यहाँ पे होगा, फिर ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो सेकंड केस में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया तो फिर क्या ऑक्सीजन के कॉन्जुगेशन में बिल्कुल है ना? तो ये यहाँ पे क्या करेगा? वो करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। ठीक है, तो मैं सेकंड केस क्या बनाया था एसिडिक हाइड्रोजन के लिए कि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, पहला सेटिस्फाई। दूसरा,
ये जिस पे ट्रांसफर होगा वो ऑक्सीजन लाइक स्पीसीज होनी चाहिए। तो देखो सेकेंडरी जेनेटिक स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो क्या एसिडिक हाइड्रोजन है? बिल्कुल एसिडिक हाइड्रोजन है, इस वजह से ये भी टाटोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आ गया? तो इसमें तीनों टाटोमेरिज्म शो करेंगे, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन द प्लेस। तो देखो बेटा, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब ये अपने आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इधर करेगा तो क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सही दिखाया गया है, इसलिए ये राइट है। इसमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं दिखाया है, इसलिए गलत है। इसमें दिखाया है पर यहाँ नहीं दिखाया है, इसलिए भी गलत है। इसमें देखो मूवमेंट यहाँ भी दिखा है, लेकिन ये मूवमेंट इधर दिखा बैकवर्ड, ये बैकवर्ड तरफ मूवमेंट नहीं होगा, टुवर्ड्स द हैलोजन होगा, तो ये भी गलत है। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, इन ड्यूमास मेथड फॉर अ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 7 to 5 mm pressure. If the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm, the percentage of nitrogen in the compound is. तो सबसे पहले ये बात जान लो कि ड्यूमा मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। उसके लिए परसेंटेज नाइट्रोजन का फार्मूला है ड्यूमा मेथड द्वारा कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP अपॉन 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये जो वॉल्यूम हो क्या होना चाहिए? जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम है वो किस पे होना चाहिए? ये STP पे होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन में ये 40 ml वॉल्यूम दिया गया है ये STP पे नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इससे STP पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए वही आइडियल गैस फॉर्मूला लिखाएंगे। कौन सा? P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, अब मान लेते हैं V1 क्या है? ये STP वाला वॉल्यूम है, तो ठीक है, STP पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 760 mmHg। V1 हमें चाहिए, टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। इधर कितना है प्रेशर? इन्होंने कितना दिया है? 725 mmHg। वॉल्यूम कितना? 40। टेम्परेचर कितना? 300। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे V1 की वैल्यू होगी 33.52। क्लियर? चलो, तो ये जो वॉल्यूम मिला ये किस पे है? STP पे मिल गया। ठीक है, अब STP पे हमें वॉल्यूम मिल गया है, अब इस वॉल्यूम को यहाँ पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। कितना है? 33.52 वॉल्यूम एट STP हो गया 8 इंटू वेट ऑफ कंपाउंड कितना? 0.25 ग्राम था। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 16.76। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये है 3 फ्री रेडिकल इन्होंने दिया है और पूछ रहे हैं कि किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसी में होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो देखो इसमें बगल वाला कार्बन ये वाला अल्फा कार्बन है, इधर वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। ठीक है, इसमें भी अल्फा कार्बन यहाँ, अल्फा कार्बन यहाँ, अल्फा कार्बन यहाँ, ये अल्फा कार्बन होगा और ये अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। इसमें देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, सेम यहाँ भी एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भी एक। यहाँ देखो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए कौन है? ओनली थर्ड है जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। इसके अलावा ये दोनों शो नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स
द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयनाइजेशन shall give most stable कार्बोनियम आयन। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को हटाएंगे जो कार्बोनियम आयन बनेगा, तो इन सभी में से जो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा वो कौन होगा। तो हम सबको रिमूव कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, कार्बोनियम आयन बना लेते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बोनियम आयन को हम कार्बोकैटायन कहते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसको आप करो तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये करो तो आप क्या है, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। अब सबको पता है आपको कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है ओवर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्यों? 3 डिग्री कार्बोकैटायन इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर आप अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो आप देखोगे 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसको हाईली स्टेबलाइज करते हैं। जबकि बेंजाइलिक वाले कार्बोकैटायन में क्या करेंगे, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर आ जाता है, तो इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये जो एल्किल हैलाइड होगा ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट 21 क्वेश्चन से आगे सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।